बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। यहाँ पे ये याद रहे कि इस इन्वर्स से मुराद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, एडिटिव इन्वर्स नहीं। तो आपको पता है कि जब दो इन्वर्सेस को ऑपरेट किया जाता है, या यूँ कह लें कि किसी एलिमेंट को उसके इन्वर्स के साथ ऑपरेट किया जाता है, तो हमेशा आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, जिसमें डायगोनल 1 1 होते हैं और नॉन डायगोनल सारे 0 होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n. A matrix B of order n is said to be the inverse of A if AB is equal to BA is equal to IN. AB means A into B, A multiplied by B. आप A को B से मल्टीप्लाई करें या B को A से मल्टीप्लाई करें, आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। अगर ऐसा हो तो फिर हम कहते हैं कि A और B एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात हुई तो मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। नोट दैट द इन्वर्स ऑफ एन आर्बिट्रेरी स्क्वायर मैट्रिक्स में नॉट एग्जिस्ट। ज़रूरी नहीं कि दुनिया के हर मैट्रिक्स का या हर स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करे। जैसे कि एग्जांपल दी हुई है, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए इफ एग्जिस्ट इज़ डिनोटेड बाय ए इन्वर्स। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करे तो हम उसको ए इन्वर्स से डिनोट करते हैं। ए के सुपरस्क्रिप्ट में हम -1 लिख के, तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है मैट्रिक्स ए का। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हुज इन्वर्स एग्जिस्ट इज कॉल्ड एज नॉन सिंगुलर और एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। आप लोग मैट्रिक में और इंटर में पढ़ चुके हुए हैं कि इन्वर्स किसका एग्जिस्ट करता है, जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कब होता है, जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो। डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाए तो हम उसको कहते हैं सिंगुलर। लेकिन इस बुक में अब आपने थ्रू आउट इसको क्या पढ़ना है, हमारे इस कोर्स में नॉन सिंगुलर नहीं कहेंगे, हम इन्वर्टेबल कहेंगे। ऐसा मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे हम उसको इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कहेंगे। स्क्वायर मैट्रिसेस विच डू नॉट हैव इन्वर्सेस आर कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिसेस या नॉन इन्वर्टेबल। तो आपने याद रखना है कि हमने हमेशा उसको इन्वर्टेबल बोलना है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे। एक चीज़ और मैं बताता चलूँ कि जब भी आपने चेक करना हो कि ए और बी एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं या नहीं हैं, तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लें। अगर वो मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए सेम ऑर्डर का, तो फिर हम कहते हैं कि ए और बी एक दूसरे के इन्वर्स हैं। इन्वर्स चेक करना पड़ जाए तो हम इन्वर्स फाइंड नहीं करेंगे, हम जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए उनका प्रोडक्ट, तो फिर हम कहेंगे कि वो इन्वर्स है। आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं इन्वर्सेस की। फॉर एनी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ए, इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए। हमने कहा था कि ए और ए इन्वर्स एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं, तो फिर ए इन्वर्स का इन्वर्स क्या होगा, ए का इन्वर्स ए इन्वर्स और ए इन्वर्स का इन्वर्स ए। नंबर 2, फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ए एंड बी, ए बी होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। आप लोगों ने रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज पढ़ा था, ये हमारे पास सेम उसी तरह से रिवर्सल लॉ ऑफ इन्वर्सेस है कि जिस ऑर्डर में इन्वर्स फाइंड करने से पहले होंगे उस ऑर्डर में इन्वर्स के बाद कि मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर इन्वर्स अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे पहले हम इन्वर्स ले रहे हैं फिर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि ऑर्डर इंटरचेंज हो जाता है। सपोज़ यहाँ पे एक और मैट्रिक्स सी होता है, ए बी सी होता, तो यहाँ पे आना था सी इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स। नंबर 3, फॉर एनी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स ट्रांसपोज। यानी कि आप पहले ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं फिर इन्वर्स उसका फाइंड करें, या पहले इन्वर्स अप्लाई करके फिर ट्रांसपोज अप्लाई करें, आंसर दोनों तरह सेम आएगा। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस की। द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन अ मैट्रिक्स ए आर कॉल्ड एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। नंबर 1, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज, आर आई जे डिनोट्स द इंटरचेंज ऑफ ith रो विद द jth कॉलम। आप किसी भी मैट्रिक्स की दो रोज़ को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। सपोज़ आपने रो 1 और रो 2 को आपस में इंटरचेंज करना है, तो यहाँ पे आप आर आई जे की जगह पे लिखेंगे R12 कि आपने रो 1 और रो 2 को आपस में इंटरचेंज कर दिया। 1 की जगह 2 आ गई, 2 की जगह 1 चली गई। नंबर 2, मल्टीप्लिकेशन ऑफ a रो ऑफ a बाय एनी नॉन ज़ीरो रियल और कम्प्लेक्स नंबर। KRI denotes the ith row is multiplied by k which is not equal to 0.
आप मैट्रिक्स की किसी भी रो को किसी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है आर आई। सपोज आपने इसकी थर्ड रो को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हम लिखेंगे R3। थर्ड रो को आप सपोज 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या लिखेंगे 2 × R3 का मतलब हुआ कि आपने थर्ड रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नंबर 3, एडिशन ऑफ अ स्केलर मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर रो Rj plus KRI denotes that K times रो I is added to the jth रो। इस बात का मतलब ये है कि आप किसी भी रो में कोई दूसरी रो ऐड कर सकते हैं और उसको ऐड करने से पहले किसी नॉन ज़ीरो स्केलर से मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। आप किसी रो को किसी नॉन ज़ीरो स्केलर से, स्केलर मीन्स कोई भी नंबर, मल्टीप्लाई करके आप उसको किसी दूसरे रो में ऐड कर सकते हैं। ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट ऐसे कि सपोज़ आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐड हो जाएगी, अगर आप -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हम दोनों तरह उसको ऐड करना ही बोलते हैं। आपको पता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन बेसिकली एक ही ऑपरेशन है। अगली हमारे पास डेफिनेशन है रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस की। लेट A be an M cross N matrix and M cross N matrix B is called row equivalent to A if B is obtained from A by performing a finite sequence of elementary row operations on A। हम अगर किसी भी मैट्रिक्स B के ऊपर कुछ फाइनाइट ऑपरेशंस अप्लाई करें, फाइनाइट रो ऑपरेशंस, तो हम कहेंगे कि वो रो इक्विवेलेंट हो चुकी है मैट्रिक्स A की। मैट्रिक्स B रो इक्विवेलेंट हो चुका है मैट्रिक्स A के। वी राइट B इज़ रो इक्विवेलेंट टू A टू डिनोट B इज़ रो इक्विवेलेंट टू A। B के ऊपर आपने कुछ फाइनाइट रो ऑपरेशंस किए और उसके बाद आपको A मिल गया, तो हम कहेंगे कि B जो है वो रो इक्विवेलेंट है A के। अगली डेफिनेशन, जिस तरह आपने रो ऑपरेशंस पढ़े हैं, सिमिलरली उसी तरह कॉलम ऑपरेशंस भी डिफाइन किए जाते हैं। द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। ऑपरेशन सेम है तीनों। जैसे हमने रोज़ को इंटरचेंज किया था, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 2 कॉलम्स को भी इंटरचेंज कर सकते हैं और उसका हम साइन क्या लिखेंगे, CIJ। सपोज़ आपने सेकंड और थर्ड कॉलम्स को इंटरचेंज किया तो आप लिखेंगे C23। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉलम ऑफ A बाय अ नॉन ज़ीरो स्केलर। आप किसी भी कॉलम को किसी नॉन ज़ीरो स्केलर यानी कि किसी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पूरे के पूरे कॉलम को, यहाँ पूरी रो को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पूरे कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। जिस तरह हमें ज़रूरत होगी हम उस तरह से उसको कर लेंगे ऑपरेट। नंबर 3, एडिशन ऑफ अ स्केलर मल्टीपल ऑफ वन कॉलम ऑफ A टू अनदर कॉलम। आप A के किसी भी कॉलम को किसी नॉन ज़ीरो से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे कॉलम में ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे भी ऐड का मतलब सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों। वही 3 ऑपरेशन जो आपने रोज़ के ऊपर अप्लाई किए थे वो आप कॉलम्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगली डेफिनेशन हमारे पास कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिसेस की है। जैसे हमने रो इक्विवेलेंट पढ़े थे, सिमिलरली कॉलम इक्विवेलेंट, रो की जगह पे कॉलम रिप्लेस कर देंगे तो सेम डेफिनेशन फिट हो जाएगी। An M cross N matrix B is called equivalent column equivalent to an M cross N matrix A if B is obtained by performing a sequence of finite number of elementary column operations on A। A के ऊपर आप कुछ फाइनाइट एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करें तो आपको मैट्रिक्स B मिल जाए, तो हम कहते हैं A और B आपस में कॉलम इक्विवेलेंट हैं। और इसको हम किस तरह से लिखते हैं, B इज़ कॉलम इक्विवेलेंट टू A। अगली डेफिनेशन हमारे पास है इक्विवेलेंट मैट्रिसेस की। If an M cross N matrix B can be obtained from an M cross N matrix A by a finite number of elementary row and column operations, then B is said to be equivalent to A। We write B is equivalent to A, denote B is equivalent to A। आपने B के ऊपर कुछ A के ऊपर आपने कुछ कॉलम ऑपरेशन और कुछ रो ऑपरेशन अप्लाई किया तो आपको मैट्रिक्स B मिल गया, तो हम कहते हैं A और B आपस में इक्विवेलेंट है। याद रखें, इक्वल नहीं है, ये इक्वल और इक्विवेलेंट दोनों डिफरेंट आइडियाज़ हैं। मैट्रिसेस A और B इक्वल तब होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हो, लेकिन यहाँ पे वो वाला चक्कर नहीं है। इक्विवेलेंट और इक्वल डिफरेंट चीज़ें। नेक्स्ट डेफिनेशन देखें, हमारे पास ये रो एचलन फॉर्म की है। An M cross N matrix A is said to be in row echelon form or an echelon matrix if it has the following properties. All non-zero rows are above any zero rows consisting of all zeros.
ज़ीरो रो को डिफ़ाइन कर रहा है कि ऐसी रो जिसके सारे के सारी एंट्रीज ज़ीरो हों उसको हम ज़ीरो रो बोलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये जो आखिरी रो है ये ज़ीरो रो है। तो कंडीशन क्या कह रही है कि नॉन ज़ीरो रोज़ अबव ज़ीरो रोज़, ज़ीरो रोज़ नीचे होनी चाहिए और नॉन ज़ीरो रोज़ अबव होनी चाहिए। नंबर 2, द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री इन ईच नॉन ज़ीरो रो इज़ टू राइट ऑफ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री ऑफ द ईच प्रीसीडिंग रो। कि हर रो में जो पहली नॉन ज़ीरो एंट्री होगी अगली रो में जो नॉन ज़ीरो एंट्री है वो उससे राइट पे होनी चाहिए। इस बात का मतलब ये बनता है कि जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं हर रो में वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करने चाहिए। यहाँ पे हमारे पास एक ज़ीरो है, पहली नॉन ज़ीरो एंट्री है, अगली रो में जो नॉन ज़ीरो एंट्री है वो राइट ऑफ द प्रीसीडिंग रो, और अगली में नॉन ज़ीरो एंट्री है ही नहीं। यहाँ पे आप चेक करें, हमारे पास पहली नॉन ज़ीरो एंट्री, उसके बाद अगली नॉन ज़ीरो एंट्री राइट पे, उसकी अगली नॉन ज़ीरो एंट्री और उसके भी राइट पे, और फिर ज़ीरो रो। तो दो कंडीशन हैं आपके पास, एक तो ये है कि नॉन ज़ीरो रोज़ अबव होनी चाहिए और ज़ीरो रोज़ बिलो होनी चाहिए। दूसरी कि हर रो में जो नॉन ज़ीरो एंट्री है उससे अगली रो में नॉन ज़ीरो एंट्री राइट पे होनी चाहिए। या ये कह सकते हैं कि आप हर रो में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो हैं वो इंक्रीज़ करने चाहिए। That is, the number of zeros occurring before the first non-zero entry in each non-zero row is greater than the number of zeros that appear before the first non-zero element in any preceding row। कि हर रो के अंदर जो ज़ीरोज़ की तादाद है वो अगले वाली में बढ़ती रहनी चाहिए। उसके बाद आप देखें डेफिनेशन पाइवट एलिमेंट की। In an echelon matrix, the first non-zero entry of a row is called a pivot or a row leader। जैसे हमारे पास यहाँ पे जो पहली नॉन ज़ीरो एंट्री है वो 5 है, तो यहाँ पे पाइवट एंट्री 5, अगली वाली में जो पाइवट एंट्री वो 9 है, अगली में नॉन ज़ीरो एंट्री है नहीं। सिमिलरली यहाँ पे नॉन ज़ीरो एंट्री हमारे पास जो पाइवट एंट्री है 1 है, यहाँ भी पाइवट एंट्री 1, यहाँ भी पाइवट एंट्री 1। There is at most one pivot in each row and in each column of an echelon matrix। ज़्यादा से ज़्यादा एक ही पाइवट एंट्री होनी चाहिए। जैसे हमारे पास यहाँ पे ये 5 पाइवट है इस कॉलम में, इस रो में भी, इस कॉलम में भी। अगली वाली में ये जो 9 है ये पाइवट एंट्री है, ये 2 पाइवट नहीं है क्योंकि हमने कह दिया हुआ है कि 5 पाइवट एंट्री है। यहाँ पे 9 पाइवट एंट्री है इस रो में भी, इस कॉलम में भी, अगले वाले में कोई भी नहीं। सिमिलरली यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1। अ कॉलम कंटेनिंग अ पाइवट इज़ कॉल्ड अ पाइवट कॉलम। जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई पाइवट एंट्री नहीं है तो ये पाइवट कॉलम नहीं है, ये पाइवट कॉलम है, ये भी पाइवट कॉलम है, ये वाला नहीं है। An echelon matrix in which each pivot is 1 and every other entry of the pivot column is 0 is said to be in row reduced echelon form। जैसा कि आप सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं कि अगर किसी एचलन मैट्रिक्स में हर पाइवट एंट्री 1 बना दी जाए और उस कॉलम में बाकी की सारी एंट्रीज़ को 0 कर दिया जाए तो हम कहते हैं कि ये रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म हो गई। अब आपको ये पता है कि ये 3 पाइवट एंट्री नहीं है, अगली रो में पाइवट एंट्री हमारे पास 1 है और इस 1 में ऊपर भी और नीचे भी सब कॉलम में सारे 0 हैं, तो मतलब हमारे पास ये रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म है। अगली वाले में भी ये पाइवट एंट्री है और पाइवट एंट्री 1 है और पाइवट एंट्री वाले कॉलम में सारे के सारे बाकी के 0 एंट्रीज हैं। तो रिड्यूस एचलन फॉर्म में हमारे पास 2 कंडीशंस फर्दर आ गई कि एक तो आपके हर पाइवट एंट्री 1 होनी चाहिए और उस कॉलम में सारे के सारे पाइवट एंट्री के अलावा 0 होने चाहिए। तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में आ चुका हुआ। पहला वाला हमारे पास एचलन फॉर्म में है और दूसरा वाला रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में। उसके बाद आज की लास्ट डेफिनेशन रैंक। The rank of a matrix A is equal to the number of non-zero rows in its echelon or reduced echelon form। echelon form बना लें या reduced echelon form बना लें तो जो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, ऐसी रो जिसमें एक भी नॉन ज़ीरो एंट्री पड़ी हो उसको हम नॉन ज़ीरो रो बोलते हैं। तो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ जो है वो उसका रैंक कहलाएगा। जैसा कि हमारे पास इस मैट्रिक्स में 1 और ये 2, हमारे पास इसमें 2 नॉन ज़ीरो रोज़ हैं तो इसका रैंक 2 है। अगले वाले में 1 2 3 नॉन ज़ीरो रोज़ हैं तो इसका रैंक 3 है। ऑल दो इसका ऑर्डर 4/4 है लेकिन इसका रैंक 3 है। इसका ऑर्डर 3/4 है लेकिन इसका रैंक 2 है। तो
आपको रैंक की समझ आ गई। उसके बाद स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट द इनवर्स ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स विद ऑल डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी नॉन जीरो हैं। तो हमने शो ये करना है कि इसका इन्वर्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक मैट्रिक्स सपोज कर लेते हैं बी, जो कि इस फॉर्मेट का है। उसकी एंट्रीज़ को हमने जनरल एंट्रीज़ बनाया हुआ है। हमने प्रूफ ये, अगर हम सपोज करें कि ये जो बी है ये ए का इन्वर्स है, तो फिर हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा, ये जो बी है ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है। हमने सपोज किया कि बी इन्वर्स है ए का, देन हमें पता है कि इन्वर्स की डेफिनेशन क्या है कि अगर ए को बी से या बी को ए से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम ए बी का प्रोडक्ट देखते हैं। ए बी का प्रोडक्ट अगर आप गौर करें तो पहली रो को आपने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले एलिमेंट से A11 इंटू B11 ये आ गया। अगला वाला 0 इंटू B21 तो ये 0 हो जाएगा। अगला वाला फिर 0 इंटू बी समथिंग वो भी 0। तो अगले सारे एलिमेंट इसके 0 हैं, तो ये सारे के सारे 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास जस्ट एक एलिमेंट बचेगा A11 B11। क्लियर हो गया। इसी रो को जब आप अगले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो A11 B12 ये दो सिर्फ बचेंगे और अगले वाले सारे 0। इस रो को जब आप अगली रो कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो A11 B13 और अगले वाले सारे 0 हो जाएंगे इन ज़ीरोज़ की वजह से। एंड सो ऑन, सारे के सारे आपने कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास ये पहली रो आ गई। उसके बाद जब आप सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू B11 0, A22 B21 जस्ट ये बचेगा और इससे अगले भी फिर दोबारा सारे के सारे ज़ीरोज़। इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला वाला 0 इंटू B12 0, फिर A22 B22 ये, और उसके अगले वाले भी सारे के सारे 0। सिमिलरली आप अगली के सारी रोज कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो A22 B23 फिर A22 B2n सो ऑन। इसी तरह आप करते जा रहे हैं और आपने लास्ट वन को जब मल्टीप्लाई किया तो ये सारे के सारे पहले वाले 0 तो पहले वाले सारे 0 हो जाएंगे और ANN इंटू BN1, फिर मल्टीप्लाई किया अगले वाले से सारे ऊपर वाले 0 ANN इंटू BN2 एंड सो ऑन करते जा रहे हैं। आपने जब इसको इस रो को लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाले सारे 0 ANN BNN। आई होप आपको प्रोडक्ट की समझ आ गई होगी। अब हम ये कह रहे हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट अगर ए और बी एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं तो इनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, इस प्रोडक्ट को इक्वल रख लिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। आपको पता है जब दो मैट्रिसेस इक्वल हों तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में इक्वल होती हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं A11 B11 1 के इक्वल है, सिमिलरली A22 B22 1 के इक्वल है। अगली वाली एंट्री होगी A33 B33 वो भी 1 के इक्वल, एंड सो ऑन ANN BNN 1 के इक्वल। यानी जहाँ पे दोनों के दोनों इंडाइसेस सेम हैं उसको हम वो सारे के सारे 1 के इक्वल हैं, और जहाँ पे इंडाइसेस डिफरेंट हैं वो सारे के सारे ज़ीरोज़ के इक्वल हैं। तो यहाँ पे हम इसको जनरली लिख लेते हैं AII BII इज़ इक्वल टू 1, I इज़ इक्वल टू 1 to n। जब आप I की जगह 1 रखेंगे तो A11 B11, I की जगह 2 रखेंगे A22 B22 एंड सो ऑन। ये सारी की सारी एंट्रीज़ हमारे पास 1 के इक्वल हैं और बाकी सारी एंट्रीज़ जो हैं वो 0 के इक्वल हैं। ये काम हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने मैट्रिक्स बी फाइंड करना है। तो मैट्रिक्स बी के लिए हमें ये जो मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से मैं मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। अगर मैं AII को उठा के उस साइड पे ले जाऊँ तो मेरे पास BII इज़ इक्वल टू 1/AII। ये देखें जैसे हमने यहाँ पे लिखा BII इज़ इक्वल टू AII पावर -1 का मतलब है 1/AII। और सेकंड इक्वेशन से आप क्या देख सकते हैं, AII इंटू BIJ इज़ इक्वल टू 0। हमें वैल्यू चाहिए BIJ की,
तो यहाँ से बी आई जे किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि ए आई आई ज़ीरोज़ नहीं हैं। हम पीछे कह के आए हैं कि जो ए मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो नॉन ज़ीरो हैं। तो ए आई आई क्योंकि ज़ीरो नहीं है, इसको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई किया, आंसर 0 आया, तो इसका मतलब है कि वो जिस चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो चीज़ 0 है, मतलब बी आई जे इज़ इक्वल टू 0। इन सब वैल्यूज़ को आप पुट करेंगे जब मैट्रिक्स बी में, आपको मैं मैट्रिक्स बी दिखा दूँ, ये मैट्रिक्स बी है। इन सबको जब आप पुट करेंगे तो B11, B22, B33 एंड सो ऑन, BII वो एलिमेंट्स हैं जिनका इंडेक्सेस दोनों के दोनों सेम है। इन सब की वैल्यू क्या हमारे पास आ रही है, A11 इनवर्स, A22 इनवर्स, या इसको आप लिख सकते हैं 1/A11, 1/A22, 1/A33 एंड सो ऑन, 1/ANN। और जो बाकी की एंट्रीज़ हैं BIJ वो सारी की सारी 0 हैं। इन एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे के सारी की वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ गई हैं, 0 आ गई हैं। तो जब आप उसको पुट करेंगे मैट्रिक्स बी में, जो उसको हम कह रहे हैं कि वो ए का इन्वर्स है, तो हमारे पास क्या मैट्रिक्स आ गया, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स आ गया। प्रूफ हमने क्या करना था कि एक डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, तो ये आपके सामने प्रूफ हो चुका है। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट है, आपने शो करना है कि इन्वर्स ऑफ अ स्केलर मैट्रिक्स इज़ ऑल्सो अ स्केलर मैट्रिक्स। इन्हीं लाइंस पे आप लोग सेम इसको भी प्रूफ कर लेंगे, तो इसका सेकंड पार्ट आप लोग कर लेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। फॉर अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए शो दैट नंबर 1 a रेज टू पावर n होल इनवर्स इज इक्वल टू a इनवर्स रेज टू पावर n वेयर n इज एन पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं हम। इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, इसका थोड़ा सा आइडिया आप देख लें। इन दोनों को इक्वल प्रूफ करने के लिए हम ये प्रूफ करेंगे कि ये जो ए एन है इसका इन्वर्स ए इन्वर्स पावर n, वेयर n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। हम इसको लिख सकते हैं a रेज टू पावर n को a इंटू ए n टाइम्स। आपको पता है कि a का स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू ए क्यूब होगा a इंटू ए पावर n है, तो ये n टाइम्स आप a को मल्टीप्लाई करेंगे तो a पावर n आएगा। अब आप इसके ऊपर इन्वर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या रूल अप्लाई कर रहे हैं, रिवर्सल लॉ ऑफ इन्वर्सेस। ठीक है, आखिरी का इन्वर्स पहले, फिर उसका पिछले का, फिर उससे पिछले का, एंड सो ऑन, उसी तरतीब को आप उल्टा कर दें। तो क्योंकि सारे के सारे ए हैं तो इसलिए ये सारे के सारे ए इन्वर्स ही बनेंगे। तो यहाँ से आप इन सबको कंबाइन करें तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, ए इन्वर्स की पावर n, ए इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए इन्वर्स क्यूब एंड सो ऑन चलता चलता वो ए इन्वर्स पावर n हो जाएगा। तो हमने प्रूफ कर दिया कि ए इन n होल इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स पावर n। Here we use the extended form of the following, a b whole inverse is equal to b inverse a inverse। रिवर्सल लॉ ऑफ इन्वर्सेस हमने यूज़ किया है, लेकिन उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म यूज़ की है। यहाँ पे तो 2 एलिमेंट्स दिखाए गए हैं, वहाँ पे आप n एलिमेंट्स के ऊपर भी अप्लाई करें तो वो सेम इसी तरह से होता है। इसके सेकंड पार्ट में हमने ये प्रूफ करना है कि के ए होल इन्वर्स इज इक्वल टू के इन्वर्स ए इन्वर्स, के इज़ एनी नॉन जीरो स्केलर। इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, हम ये प्रूफ करेंगे कि ये जो इनसाइड एलिमेंट है के ए, इसका इन्वर्स इसके इक्वल है। अगर ये ऐसा हो जाए तो फिर क्या हम लिख सकेंगे कि के ए का इन्वर्स के इन्वर्स ए इन्वर्स के इक्वल है। तो पहले आप चेक करें, हमने के ए को मल्टीप्लाई किया राइट साइड से के इन्वर्स ए इन्वर्स से। अब आपको पता है कि स्केलर स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और मैट्रिक्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्केलर मीन्स नंबर, यहाँ पे के कोई नंबर है, यार k इज़ एनी नॉन ज़ीरो स्केलर। तो k इंटू के इनवर्स, क्योंकि ये दोनों नंबर्स हैं, ये जब एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे तो ये 1 आ जाएगा। k इनवर्स का मतलब है 1/k। अगर ये k है तो ये 1/k, ये 1/k है तो ये k। मल्टीप्लाई होंगे k से कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। और जब भी आप 2 इन्वर्सेस को मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे से तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है। तो 1 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। सिमिलरली आपने उसी को लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आप इन्वर्स को राइट पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे आप इन्वर्स को लेफ़्ट पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो उसी तरह से स्केलर स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और मैट्रिक्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली
इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है और इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो 1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आप ये देख सकते हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, आप राइट से मल्टीप्लाई करते हैं या लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आइडेंटिटी आ रहा है। इस बात का मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं, यानी कि के ए का इन्वर्स किसके इक्वल है, के इन्वर्स ए इन्वर्स के, और हमने यही बात प्रूफ करनी थी। सेम स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे हम उसका थर्ड पार्ट में। ए इनवर्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होल इनवर्स। अब यहाँ पे हम ये करेंगे, ये जो राइट साइड दी हुई है आपको ए ट्रांसपोज, हम प्रूफ ये कर देंगे कि ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इसके इक्वल है। अगर ऐसा प्रूव हो जाए तो हम ये प्रूव हो जाएगा कि ए ट्रांसपोज का इन्वर्स ए इन्वर्स का ट्रांसपोज है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको ए इनवर्स ट्रांसपोज को लेफ़्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए ट्रांसपोज से। हमने ये शो करना है कि ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इसके इक्वल है। तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, यहाँ पे आप रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज अप्लाई करें तो हमारे पास क्या होता है, आपको पता है कि जब आप ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं तो बाद वाला पहले वाले में पड़ा होता है और पहला वाला बाद में आता है। तो जब आप इनको इकट्ठा करेंगे तो वो उसका रिवर्स हो जाएगा, जैसे आपने ये पढ़ा हुआ। तो ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है। ये आप लोग चेक कर लीजिएगा क्या वाकई होता है या मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। तो पहले प्रूफ ये होगा कि लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, मतलब ये दोनों, ये इसका इन्वर्स है। अब आप राइट से मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, ए ट्रांसपोज इंटू ए इन्वर्स होल ट्रांसपोज। यहाँ पे फिर दोबारा जब आप ट्रांसपोज कंबाइन करेंगे तो रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज क्या कहता है कि ये पहले बाद वाले पे अप्लाई होता है, फिर ये पहले वाले पे अप्लाई होता है। तो इनको इकट्ठा करने से यह आया, इन्वर्सेस को मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा और आइडेंटिटी का ट्रांसपोज आइडेंटिटी। तो दोनों साइडों से लेफ़्ट से भी और राइट से भी मल्टीप्लाई करने से आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। इस बात का मतलब ये हुआ कि ए ट्रांसपोज का इन्वर्स किसके इक्वल है, ए इन्वर्स ट्रांसपोज के। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, मतलब क्या हुआ कि ए ट्रांसपोज होल इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स ट्रांसपोज। तो यही बात हमने प्रूव करनी थी। इसका फोर्थ पार्ट में अब आप ट्रांसपोज की जगह पे कॉन्जुगेट यूज़ कर रहे हैं, तो सेम उन्हीं लाइंस पे आप लोग प्रूव कर लेंगे इस पार्ट को भी। क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट देखें, यहाँ पे आपने कॉन्जुगेट, ट्रांसपोज और इन्वर्स तीनों चीज़ें अप्लाई करनी है। तो प्रूफ हमने क्या करना है यहाँ पे कि ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का इन्वर्स इसके बराबर आता है। तो हम देखते हैं पहले कि ये जो इनसाइड एलिमेंट है इसका इन्वर्स ये होता है या नहीं। इनसाइड एलिमेंट को आपने मल्टीप्लाई किया इससे, हमें पता है कि हम लोग पहले यहाँ पे ट्रांसपोज का रिवर्सल लॉ अप्लाई करेंगे। नहीं सॉरी, पहले हमने क्या लॉ अप्लाई किया है कि जो कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज हैं वो एक दूसरे से इंटरचेंज हो सकते हैं। ये हमने पिछली एक्सरसाइज में ये बात प्रूफ कर ली थी कि कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज ले लें या ट्रांसपोज लेके कॉन्जुगेट ले लें, आंसर सेम आता है। तो पहले हमने ये काम किया, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ट्रांसपोज को कंबाइन करना है। तो यहाँ पे फिर दोबारा रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज कि जो बाद वाला है वो पहले आ जाता है और जो पहले वाला है वो बाद में चला जाता है। अब आप क्या कर सकते हैं, इनका कॉन्जुगेट कंबाइन कर सकते हैं। कॉन्जुगेट कंबाइन करने के बाद ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई किया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, और आइडेंटिटी का कॉन्जुगेट आइडेंटिटी होता है। ऐसा क्यों होता है ये आप लोग चेक कीजिएगा। और आइडेंटिटी का ट्रांसपोज भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। चलेंगे मैं बता देता हूँ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कम्प्लेक्स एंट्रीज नहीं होती, सारे 1-1 होते हैं या 0-0 होते हैं। तो आयोटा आएगा ही नहीं, तो उसका कॉन्जुगेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसका कॉन्जुगेट भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अब आप उसको लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करने, पहले आपने इन्वर्स को राइट से मल्टीप्लाई किया था, अब आप इन्वर्स को लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करके चेक कर लें। तो सिमिलरली उन्हीं लाइंस पे चलते हुए ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया कि इसको लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करें या राइट से मल्टीप्लाई करें, इसका इन्वर्स बनता है। यानी ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का जो इन्वर्स है वो किसके इक्वल आ रहा है, ए इन्वर्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे।